नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। बहुत ही रोचक और मज़ेदार विषय लेकर के आए हुए हैं। लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है, अभिलाषा होती है ज्योतिष प्रेमियों में कि नवमांस कुंडली को कैसे देखना है। वास्तव में कोई भी कुंडली, वर्ग कुंडली हो, नवमांस हो, दशमांश हो, चतुर्थांश हो, कोई भी कुंडली, वर्ग कुंडली, डिविजनल चार्ट बिना लग्न कुंडली के नहीं देख सकते। यानी लग्न कुंडली से ही मैचिंग करा के देखते हैं। इसीलिए आपके सामने दोनों कुंडलियां हैं। लग्न कुंडली भी आपके सामने है और नवमांस कुंडली भी आपके सामने है। दोनों कुंडलियों की मैचिंग करके मैं आपको सिखाऊंगा कि नवमांस कैसे देखना है। ये पार्ट 1 है। नवमांस देखने में आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। विवाह के लिए भी नवमांस देखते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो मैं लाऊंगा। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए मूल विषय पर आ जाते हैं। लग्न कुंडली है आपकी। लग्न कुंडली में मैं पहला सूत्र बताने चल रहा हूं आपको कि लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली में कैसे मैचिंग करेंगे। यह पहला नियम जो है वह अस्त ग्रहों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्त ग्रह से। क्योंकि हर कुंडली में लगभग कोई ना कोई ग्रह अस्त मिल जाता है और बुध और शुक्र के अस्त होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये हमेशा सूर्य के पास में ही रहते हैं। सूर्य के अंदर इतना तेज है कि जो भी उसके पास में जाएगा उसका प्रकाश खत्म हो जाएगा। अस्त ग्रहों का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए दिन का समय है, उजाला है, खूब सूर्य निकला हुआ है और उस समय में आप कोई लाइट जलाइए, टॉर्च जलाइए, तो क्या सूर्य की रोशनी के सामने उस टॉर्च का कोई महत्व है? नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो भी ग्रह सूर्य के करीब में पहुंचेगा वह अस्त हो जाएगा, अर्थात वह अपनी रोशनी खो देगा। रोशनी तो रहेगी, निकलेगी भी, लेकिन वह सूर्य की रोशनी में मिलके अपना अस्तित्व मिटा देती है। तो उसी ग्रह को अस्त ग्रह कहते हैं। कोई ग्रह अस्त कब होगा? कोई भी ग्रह जब सूर्य कुंडली में जितने अंश पर है उससे 10 अंश से आगे पीछे होगा तो अस्त नहीं होगा। जैसे सूर्य इस कुंडली में 15 अंश का है और गुरु 10 अंश का हो गया तो गुरु अस्त है। 10 अंश की दूरी होनी चाहिए कम से कम, 12 होना चाहिए, 15, 10 तो कम से कम होना चाहिए। अब मान लिया कि लग्न कुंडली में यहाँ सूर्य है, यहाँ गुरु है और गुरु अस्त है। कोई भी ग्रह जो लग्न कुंडली में सूर्य के साथ होगा उसके तेज में कमी आ जाएगी और 10 अंश के अंदर होगा तो अस्त हो जाएगा। कोई भी ग्रह जो लग्न कुंडली में अस्त है, अगर वह नवमांस कुंडली में सूर्य से 2 घर आगे होगा तो वह ग्रह में बल और जान बचा रहेगा, वह ग्रह अस्त का फल नहीं देगा। जैसे ये लग्न कुंडली हुई, सूर्य के साथ गुरु हुआ, मान लीजिए गुरु अस्त है, तो अब नवमांस कुंडली में कैसे अप्लाई होगा? मान लीजिए सूर्य इस घर में है किसी के, तो यहाँ से 2 घर गिन लीजिए, 1 2 घर छोड़ करके अगर तीसरे भाव में गुरु पड़ रहा है तो ऐसा समझिएगा कि इस गुरु में अभी बल बचा हुआ है, पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, यह रिजल्ट देने में सक्षम है। ऐसे मान लीजिए सूर्य के साथ मंगल होता और अस्त होता तो हम ऐसे चेक करते कि जहां सूर्य है उससे 2 घर आगे या 2 घर पीछे में अगर मंगल पड़ता तो वह अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देने में सक्षम है। पहली चीज तो आप यह जानिए कि यह लग्न कुंडली का जो अंदर का स्ट्रेंथ होता है वो नवमांस कुंडली है। कोई व्यक्ति बाहर से देखने में कैसा है ये लग्न बताएगा और अंदर से उसका मन कैसा है, स्वभाव कैसा है,
वो नवमांस कुंडली बताएगी। बाहर की डेंटिंग पेंटिंग जो है वो लग्न कुंडली है, और अंदर का जो मटेरियल है वह सॉलिड है कि कच्ची मिट्टी का है, क्या है, वो नवमांस कुंडली बताता है। एक राशि का 9वां भाग जो होता है वो नवमांस होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग अन्य वर्ग कुंडलियों को छोड़ के नवमांस को सबसे अधिक महत्व इसीलिए दी गई है क्योंकि यह लग्न की प्रतिपूरक होती है, ये लग्न को स्ट्रेंथ देती है। तो पहला जो सूत्र था अस्त ग्रहों का वह मैंने आपको समझा दिया है। दूसरे सूत्र पर चलेंगे नवमांस कुंडली के। दूसरा सूत्र जो है वह यह है कि अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मित्र के घर में बैठा हुआ है और वह नवमांस कुंडली में भी मित्र के घर में बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मंगल किसके घर में है? सूर्य के, और सूर्य कौन है? मंगल का मित्र है। ऐसे नवमांस कुंडली में मंगल गुरु के घर में बैठ गया तो गुरु भी क्या है? मित्र है। यानी अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली दोनों में मंगल के घर में अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है तो वह ग्रह क्या हो जाता है? प्रसन्न रहता है। और जब ग्रह प्रसन्न रहेगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में आपको भी प्रसन्नता दिलाएगा। यानी अगर दोनों कुंडलियों में हम देखेंगे कि ग्रह मित्र के घर में बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर दोनों कुंडलियों में शत्रु के घर में बैठ गया तो वह ग्रह संकुचित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, यानी अपनी दशा अंतर्दशा में आपको भी भय प्रदान करेगा। आप अपने शत्रु के घर में होंगे तो कैसा फील करेंगे? कोई भी व्यक्ति शत्रु के घर में होगा तो डर, भय और निराशा का अनुभव करेगा। तो ऐसे कोई भी ग्रह लग्न और नवमांस दोनों में शत्रु के घर में होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में डर, भय और निराशा का अनुभव आपको देने वाला है। मित्र के घर में है तो अच्छा देगा। अब मान लीजिए कि लग्न और नवमांस में किसी एक में मित्र के घर में है, किसी एक के में शत्रु के घर में है, तो मिला जुला परिणाम देगा। कभी अच्छा भी देगा, कभी खराब भी देगा। दोनों में शत्रु में हो गया खराब, दोनों में मित्र में हो गया अच्छा, और एक में शत्रु राशि एक में मित्र राशि में है तो मिला जुला प्रभाव देने वाला है। अगले सूत्र पे चलेंगे। अगला सूत्र और भी आसान है। लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह शुभ राशि में है, अब यहां पर हम बात करेंगे शुभ राशि और अशुभ राशि। शुभ राशियां कौन सी हैं? शुक्र की राशि 2 और 7, बृहस्पति की राशि 9 और 12, बुध की राशि 3 और 6, चंद्रमा की राशि 4। ये शुभ राशियां हैं। और पाप राशियां कौन सी हैं? सूर्य का घर, मंगल का घर, शनि का घर, ये पाप राशियां हैं। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली दोनों में शुभ ग्रह के घर में होगा तो वह अपनी दशांतरदशा में जीवन में सुख शांति की वृद्धि करेगा। मतलब बिना बहुत स्ट्रगल किए, बिना लाइफ में ज़्यादा झिकझिकबाजी के आप धन कमाएंगे, कैरियर चलेगा, मतलब जीवन शांतिपूर्ण चलेगा। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली दोनों में पाप ग्रह की राशि में होगा तो कुछ ना कुछ उस दशा में आगे तो बढ़ेंगे कि नहीं या कुंडली विवेचन पे निर्भर करेगा और परिस्थितियां देखेंगे, लेकिन तब स्ट्रगल लेवल ज़्यादा रहेगा। शुभ ग्रह की राशि में है तब उसकी दशा अंतर्दशा में नॉर्मल चलेगा, विदाउट कंपटीशन आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको ज़्यादा टक्कर नहीं मिलेगा आसानी से। लेकिन अगर लग्न नवमांस दोनों में पाप ग्रह की राशि में है तो स्ट्रगल बढ़ा करके सफलता देने वाला है। तो उम्मीद है ये समझ में आया। अब मान लीजिए लग्न में और नवमांस में एक में शुभ ग्रह की राशि में है, एक में पाप ग्रह की राशि में है, तो वही चीज है मिला जुला परिणाम देगा। 3 चीज ज्योतिष में चलता है, अच्छा, बुरा और सम। जब दोनों जगह से अच्छा होगा तो अच्छा, दोनों जगह से बुरा होगा तो बुरा, एक में अच्छा एक में बुरा होगा तो सम प्रभाव मिलेगा। आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं अगले सूत्र में। लग्न और नवमांस कुंडली में आपने शब्द सुना होगा वर्गोत्तम। वर्गोत्तम ग्रह शब्द आपने सुना होगा। वर्गोत्तम किसको बोलते हैं? कैसे देखेंगे? जब कोई ग्रह
जिस राशि में लग्न कुंडली में हो उसी राशि में नवमांश कुंडली में हो तो उसे वर्गोत्तम बोला जाता है। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में आपका शनि 8 नंबर की गिनती पर है और नवमांश में भी 8 नंबर की गिनती पर हो गया तो वर्गोत्तम हो गया। गुरु 11 नंबर की गिनती पर लगन में है तो नवमांश में भी 11 नंबर की गिनती पर आ जाए। जिस गिनती पर लग्न कुंडली में ग्रह है नवमांश कुंडली में भी उसी गिनती पर हो जाए तो उस ग्रह को वर्गोत्तम कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि लग्न जो है यह बॉडी है, दिस इज बॉडी, मतलब बाहर का पिंड है, और ये जो नवमांश है ये इनर है, ये पावर है, ये बाहर का तत्व, ये अंदर का तत्व। अब अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है यानी गुरु 11 नंबर की कुंडली में लग्न में है और नवमांश में भी 11 नंबर पर है तो इसका मतलब यह हुआ कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में बाहर से जैसा है वैसा अंदर से ही है, अंदर से भी है। अब कुछ व्यक्ति होता है बाहर से आप देखेंगे वो बहुत ही सभ्य दिखाई पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, चेहरा देखने से लगेगा बड़े जेंटलमैन है, लेकिन अंदर से चोर चांडाल रहेंगे। और कभी कभी लगेगा व्यक्ति का चेहरा देखने से या पहनावा भूषा देखने से कि व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से वैसा रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ देर समय बिताएंगे कि यह आदमी परोपकारी है, दयालु है। तो वही चीज है, अगर लग्न और नवमांश में दोनों में एक जैसा है तो व्यक्ति जैसा अंदर से हो वैसा बाहर से रहे तो अच्छा माना जाता है। तो लग्न और नवमांश दोनों में एक ही राशि में होगा तो वह ग्रह अंदर और बाहर से एक जैसा है, यानी वह आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर दोनों में 2 राशियों में है तो आपको अन्य सारे सूत्र लगाने पड़ेंगे जानने के लिए कि वह बाहर से ऐसा है तो अंदर से शुभ देगा कि अशुभ देगा। अगले सूत्र पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है, जैसे 8 नंबर की गिनती पर कौन सा ग्रह नीच का होता है? चंद्रमा। 8 नंबर की गिनती पर चंद्रमा नीच का होता है। आज हम आपको एक विषय भी देते हैं, कमेंट करके इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, अपनी राय लिखिएगा। इसके बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के से मैं कमेंट मांगता हूं, अगर कोई ग्रह नीच राशि में वर्गोत्तम हो तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे 6 नंबर की गिनती पर शुक्र नीच का होता है, अगर नवमांश कुंडली में भी 6 नंबर पर शुक्र है यानी लग्न नवमांश दोनों में नीच का है तो नीच वर्गोत्तम माना जाएगा। तो नीच वर्गोत्तम का अच्छा फल होगा कि बुरा, आप लोग कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में मैं कारण सहित इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि अच्छा है कि बुरा है, क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये आपको बताते हैं, अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच राशि में है, जैसे शुक्र नीच का हो गया, अगर यही शुक्र नवमांश में उच्च का हो जाए, शुक्र किस गिनती पर उच्च का होता है? 12 नंबर की गिनती पर। लग्न में नीच का है लेकिन नवमांश में उच्च का है तो शुक्र की नीचता में कमी आ जाएगी। नीच का फल ये शुरू में दे सकता है, स्ट्रगल करवा देगा, परेशानी दे देगा, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा सुखद देगा। यानी ऐसा नहीं कह रहे कि वह नीच रहेगा ही नहीं, नीच का प्रभाव ही नहीं रहेगा, लेकिन अगर लग्न में नीच है, नवमांश में उच्च का है तो नीच का प्रभाव रहेगा, ना कि पूर्ण रूप से नीच का ही फल देगा। यानी नवमांश में उच्च होना अच्छी स्थिति को दर्शाता है, वह ग्रह आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा। इन दी सेम वे, इसी क्रम में अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का है, मान लीजिए चंद्रमा उच्च का हो गया, 2 नंबर की गिनती पर चंद्रमा उच्च का होता है, लेकिन वही चंद्रमा नवमांश कुंडली में 8 नंबर की गिनती यानी नीच राशि पर हो गया है तो लग्न में जो उच्च का फल है, उच्च भंग तो नहीं होगा, उच्च का प्रभाव रहेगा, लेकिन जो देखने में लग रहा है उच्च का, बाहर से भीतर उसके पास पावर नहीं है। बाहर से बढ़िया सूट बूट पहन करके आ गया, बाटा का जूता पहन करके आ गया, खूब टिप टाप लग रहा है, लेकिन जब आप अंदर खंगालते हैं उसके
तो बैंक में 10 रुपया नहीं है। यानी बाहर लग्न में उच्च का है तो बाहर से बहुत लगेगा, शानदार है, लेकिन नौमांश में नीच का यानी अंदर से यह व्यक्ति मजबूत नहीं है, उसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। तो कोई भी ग्रह जो लग्न कुंडली में उच्च का है नौमांश में नीच का हो जाएगा तो उसके उच्च फल में कमी हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली का कोई भी कारक ग्रह किसको बोलते हैं? लग्न पहले घर के स्वामी को, पंचम घर के स्वामी को, नवम घर के स्वामी को कारक ग्रह बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में त्रिकोण भाव का कोई भी स्वामी नवमांश कुंडली में नीच राशि में है तो उसका स्टोन आपको पहन लेना चाहिए, क्योंकि लगन में तो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा है, मेरा तो पंचमेश उच्च का है, स्वागृही है, मित्र के घर में है। नवमांश कुंडली में अगर कमजोर हो गया है तो वहां से रिजल्ट वो काट लेगा। नवमांश कुंडली जो है सप्लीमेंट्री कुंडली होती है लग्न कुंडली की। कारक ग्रहों में कोई भी नीच का है तो उसका स्टोन आपको पहनना चाहिए। आज एक चीज और चर्चा कर लेते हैं, जिन ग्रहों का आप स्टोन नहीं पहन सकते। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल भाग्य भाव का स्वामी होकर के, कारक होकर के अष्टम में बैठा है, तो अब मंगल की दृष्टियां खराब हो गई, अष्टम में है, तो कैसे पहन लें? अगर भाग्य का स्वामी होकर के अष्टम में है, छठे हैं, बारह में है, कारक होकर के अगर ऐसी स्थिति में है कि स्टोन ना पहना जा सके तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष आप किसी भी ग्रह के लिए धारण कर सकते हैं। कुंडली में जो स्ट्रगल का लेवल बढ़ाते हैं वे कौन से भाव हैं? खष्टम, अष्टम और द्वादश। छठा, आठवां और बारहवां ये हमेशा स्ट्रगल देता। अगर ये भाव मजबूत रहेंगे और आपका ये त्रिकोण कमजोर रहेगा तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, सफलता कम रहेगी। अगर आपका त्रिकोण मजबूत है और ये 6, 8, 12 कमजोर है तो मेहनत कम रहेगी, सफलता अधिक मिलेगी। तो 6, 8, 12 का जो भी स्वामी ग्रह हो उसका रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, कवच बनवा करके। कवच आप हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, रुद्राक्ष के कवच ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। आप संपर्क करेंगे तो हम आपको सिद्ध करके भेज भी देते हैं। तो आज जो हमारा मूल विषय था नवमांश कुंडली के बारे में कुछ हम तथ्य लेकर के आपके सामने आए। आप इसे आजमाइए, सीखिए, डायरी में उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।